Hello students, good morning. Let us continue our important topic thermodynamics. Thermodynamics का ये 13th लेक्चर है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट कैपेसिटी एज ए पाथ फंक्शन। तो हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन क्यों है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, मतलब सेम सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी डिफरेंट पाथ में डिफरेंट निकल के आएगी। जैसे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर के लिए ही अलग अलग पाथ में अलग अलग हीट कैपेसिटी निकल के आएगी, मतलब सेम सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटी इन डिफरेंट कंडीशंस। तो वन बाय वन करके लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए हीट कैपेसिटीज इन डिफरेंट प्रोसेस। उसमें फर्स्ट है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? dt टेंड्स टू या dt इज इक्वल्स टू 0। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो C और यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की अगर अपन बात कर लें, मोलर हीट कैपेसिटी, तो Cm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/n dq/dt, मतलब 1 मोल की हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में मोल से डिवाइड कर दिया अपनों ने, तो ये आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी में। यहाँ पे देखिए dt 0 है, इसका मतलब ये क्या निकल के आएगा? इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम किसी को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, इसका मतलब उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है हीट को स्टोर करने की। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो दूसरे नंबर पे आते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है भाई? dq 0 होता है। तो बेसिक डेफिनेशन से Cm इज इक्वल्स टू 1/n dq/dt और dq क्या है? 0। तो बताइए Cm क्या निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। थर्ड इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में dV 0 होता है, इसकी वजह से वर्क 0 होगा dW। तो dQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dE हो जाएगा। फर्स्ट लॉ से है ये भाई, वर्क 0 हो गया तो जो चेंज आएगा वो हीट के बराबर निकल के आएगा। तो अपन यहाँ पे dQ की जगह क्या लिख सकते हैं? dE लिख सकते हैं। अगर नेट देखें तो Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू डेल्टा E। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अपन आइसोकोरिकली वर्क तो होगा ही नहीं, तो आइसोकोरिक में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है एनर्जी चेंज करने का, वो कौन सा है? हीट। तो आइसोकोरिक के थ्रू अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो पूरी की पूरी हीट अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटरनल एनर्जी में। तो डेफिनेटली द गिवन हीट विल बी इक्वल्स टू इंक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ध्यान रखना है ओनली आइसोकोरिक के लिए वैलिड है ये, ओनली फॉर आइसोकोरिक। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं अपन। यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी Cm को ही क्या बोलते हैं? इज नॉन एज CV। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी CV। तो यहाँ पे सिंपल चेंज कर दिया हमने, Cm को ही CV बोलेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब तुमसे कोई पूछे कि CV क्या होता है भाई, तो CV मोलर हीट कैपेसिटी ही होता है। क्लियर? तो CV का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? 1/n dq/dt और dq को हम क्या लिख सकते हैं? dE। डेफिनेटली 1/n dE/dt। अगर यहाँ से dE कैलकुलेट करें अपन तो dE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? NCV/dt। और नेट चेंज की अगर अपन बात करें, नेट चेंज तो क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कर दें तो dE बिकम्स डेल्टा E।
अगर CV टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और NCV डेल्टा T बन जाएगा। यहाँ देखना है एक इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। यहाँ जो डेल्टा E है, क्या ये डेल्टा E सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है? क्या ये आइसोबैरिक के लिए वैलिड है? तो कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि आइसोकोरिक के थ्रू हमने ये फॉर्मूला डिज़ाइन किया है। नहीं, ये सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो ये क्यों वैलिड है? बिकॉज ये डेल्टा E है और डेल्टा E क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। बस यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है कि फेज ट्रांजिशन और केमिकल रिएक्शन में ये वैलिड नहीं होता। तो ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट phase transition and chemical reaction। phase transition and chemical reaction क्यों है ये, इनके लिए क्यों नहीं वैलिड है, इसकी बातें अपन आगे थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। तो ध्यान रखना है ये सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, जो भी पाथ आप यूज कर रहे हो उसके लिए वैलिड होगा। फेज ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो अपन आराम से यूज कर पाएंगे। क्लियर? तो परमानेंट याद कर लो, डेल्टा इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। इसके बाद फिर हम आते हैं इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी को Cm के बजाय अपन क्या बोलेंगे? Cp। तो Cm इज नोन एज Cp। तो डेफिनेटली अपन Cm को अब क्या लिख देंगे? Cp। तो Cp इज इक्वल्स टू 1/n dq/dt। ये सिंपल फॉर्मूला इसका। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ से अगर अपन बात करें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ? dE इज इक्वल्स टू dq प्लस dw। यहाँ पे dw और dq दोनों ही जीरो नहीं है, तो dq की जगह पर अपन यहाँ लेना चाहें तो dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dE माइनस dw और dE प्लस PdV हो जाएगा ये, अगर मैं एक्सपेंशन वर्क लेता हूँ तो। ये मान के चल रहा हूँ कि ओनली एक्सपेंशन वर्क वहाँ पे है। तो dq इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? dE प्लस PdV। ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा, रीजन मोस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या होते हैं? आइसोबैरिक होते हैं, और उन प्रोसेस में जो हम हीट देंगे वो इन दो dE प्लस PdV के बराबर होगा। तो ये बार बार यूज हो रहा है। क्या टर्म यूज हो रही है? dE प्लस PdV। तो डेफिनेटली इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए हम एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे x प्लस वाई बार बार यूज होता है मैथ्स में, तो इसको अपन t ले लेते हैं, कोई और नया फंक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ t? x प्लस वाई। बिल्कुल सेम लॉजिक, dE प्लस PdV को रिप्लेस करने के लिए लोगों ने नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन लिया, और उसी फंक्शन को दुनिया क्या बोलती है? एंथैल्पी। तो यहीं से एंथैल्पी का जन्म हो जाता है। और अब ये भी पता चल गया कि एंथैल्पी किसके सम के बराबर होना चाहिए या किसके जगह इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बताइए, फिर यहाँ पे नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? एंथैल्पी, H। तो a new thermodynamic function is introduced called enthalpy। तो इसमें एंथैल्पी की क्या डेफिनेशन फिर यहाँ पे निकल के आ रही है? H इज इक्वल्स टू E प्लस PV अगर मैं ले लेता हूँ तो ये आराम से रिप्लेस हो जाएगी टर्म पूरी की पूरी। देखिए, एक E आ गया, एक PV आ गया, चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। तो ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है, एक नई एनर्जी है। तो एंथैल्पी क्या है? जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इसकी टोटल एनर्जी होती है। वैसे एंथैल्पी क्या होती है? टोटल एनर्जी प्लस P इंटू V। इट मीन्स
किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम से एसोसिएटेड एनर्जी है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम को जिस कंडीशन में वो रखा हुआ है उस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी एनर्जी ही आती है। तो P इंटू वी भी एनर्जी ही होती है, और उसको टोटल एनर्जी में ऐड कर दें तो एक नई एनर्जी निकल के आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। E कैन नेवर बी कैलकुलेटेड फॉर रियल सिस्टम, दैट्स वाई एंथैल्पी ऑल्सो कैन नॉट कैलकुलेटेड बाय द रियल सिस्टम। तो उसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, रीजन सीधा सा है, E कैलकुलेट नहीं कर सकते। और PV का मैटर हमें क्लियर ही है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ ये ऑलवेज वैलिड है, ये डेफिनेशन है। अगर चेंज की बात करें तो DH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DE प्लस DPV। इसमें अगर कंडीशन लगा दे अपन आइसोबैरिक की तो ये वाली जो टाइम है वो आराम से रिप्लेस हो जाएगी। अगर नेट चेंज की बात करें तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। ये तीनों के तीनों ऑलवेज वैलिड है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इनमें। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो फिर ये वाली टर्म आ जाएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर P बाहर आ जाएगा तो बताइए DH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE प्लस PdV। और D प्लस PdV किसकी जगह था, Q की जगह, मीन्स डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला देखो यहाँ डिजाइन किया था हमने। तो आइसोकोरिकली हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, और आइसोबैरिकली हीट देते हैं तो वो डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। इट मीन्स हम जो हीट देते हैं वो अंदर जाते किस में कन्वर्ट हो सकती है, या तो इंटरनल एनर्जी में या एंथैल्पी में। अगर आइसोकोरिकली दे रहे हैं तो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, और आइसोबैरिकली दे रहे हैं तो वो एंथैल्पी में स्टोर हो जाएगा। और यही रीजन है कि एंथैल्पी का सिंबल H लिया है। हीट कंटेंट्स मतलब मान लो एक क्लोज कंटेनर है और उसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जो आराम से मूव कर सकता है, उसको हम हीट देते हैं 5 जूल। तो वो 5 जूल उस गैस के अंदर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंथैल्पी में। तो हीट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, बिकॉज हम ये आइसोबैरिकली दे रहे हैं उसको। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी होती है, हीट कंटेंट्स होते हैं, और उसी एनर्जी को हम हीट की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। तो आइसोबैरिकली हीट अगर बाहर निकालते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे एंथैल्पी डाउन हो जाएगी, और अगर हम हीट दे रहे हैं तो एंथैल्पी अप हो जाएगा। इसीलिए एंथैल्पी वाली टर्म ज़्यादा कॉमन होती है केमिस्ट्री में बजाय कि इंटरनल एनर्जी, और रीजन है ज़्यादातर प्रोसेस आइसोबैरिक होते हैं। चलो अब वापस यहीं पे आते हैं। यहाँ पे एंथैल्पी को हमने डिफाइन कर दिया है, और डेल्टा H ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ओनली आइसोबैरिक के लिए है। तो बताइए dQ की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, Cp इज इक्वल्स टू 1/n dH बाय dt, और dH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NCp dt। डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NCp डेल्टा T, अगर Cp टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेल्टा इज इक्वल्स टू NCp डेल्टा T होता है, वैसे ही डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCp डेल्टा T होता है। ये ओनली आइसोबैरिक के लिए है क्या, नहीं, ये भी सभी प्रोसेस के लिए है। रीजन सीधा सा है, स्टेट फंक्शन है, तो वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट फेज ट्रांजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। बस ये कंडीशन लिख लो इसकी। अब तुमसे कोई बोले एडियाबेटिक प्रोसेस का डेल्टा चलाओ, इसी से आएगा। कोई बोले आइसोकोरिक का डेल्टा चलाओ, इसी फॉर्मूले से आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, रिएक्शन और वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें और भी दूसरी एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। तो ये 4 प्रोसेस के लिए हमने मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन किया है अलग अलग तरीके से। आइसोथर्मल में इन्फिनिट हो गया, एडियाबेटिक में 0 हो गया, आइसोकोरिक में 1/Cv बोल रहे हैं अपन उसको, आइसोबैरिक में उसको Cp बोल देते हैं। एंड E और H में रिलेशन है तो डेफिनेटली देयर विल बी रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv ऑल्सो। तो Cp और Cv का एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो रिलेशन अपन यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं।
रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। देखिए किसी पर्टिकुलर गैस के लिए Cp और Cv क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पाथ फिक्स हो गया ना, तो Cp और Cv क्या है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। Cp और Cv पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए तो ये ऑलवेज सभी प्रोसेस के लिए वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं, Cp एंड Cv आर नॉट पाथ फंक्शन। ठीक है, दूसरा लेते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। देखिए तो बहुत ही सिंपल सा है, H इज इक्वल्स टू क्या था, E प्लस PV था, तो DH बाई dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DE बाय dt प्लस dPV बाय dt। PV की जगह गैसेज के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT। तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस के लिए n क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा और n को बाहर ले लें अपन, तो ये क्या बन जाएगा, 1/n dH बाई dt, 1/n dE बाई dt, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे n से अपन ने डिवाइड कर दिया इसको, तो ओनली r बचेगा। देखिए n बाहर आ गया, n और r बाहर आ गया, dt बाई dt, n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। अब बताओ ये क्या था, 1/n dH बाई dt क्या था, ये Cp, ये टर्म क्या थी, Cv और प्लस R। ध्यान रखना ये 1 मोल के लिए अपनों ने लिया था CpCv, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और n मोल ये कितने लिए के लिए है, ये फॉर 1 मोल। अगर मान लो ये 1 मोल के लिए डिफाइन नहीं है, टोटल हीट कैपेसिटी है CpCv, तो उस केस में क्या जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू n इंटू R फॉर n मोल। अब CpCv क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पे एक Cp बाई Cv इज नोन एज, ये कांस्टेंट रहेगा और इसी को क्या बोलेंगे, गामा बोल देते हैं भाई। तो व्हाट इज गामा, Cp बाय Cv। कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है पर्टिकुलर गैस के लिए। तो थोड़ा सा इनमें एक और रिलेशन देख लेते हैं। देखिए Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय 2R। कहाँ से आया ये रिलेशन, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, D इज इक्वल टू क्या होता था, NF बाई 2R dt। ये याद होगा सबको, जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला रिलेशन लिया था तो ये फॉर्मूला लिखा था। अब बताइए यहाँ से n को इधर ले लो, dt को इधर ले लो, तो 1/n dE बाय dt क्या निकल के आएगा, F बाय 2R, और इसी को हमने क्या बोला था, इसको Cv। तो व्हाट इज Cv, F बाई 2R। व्हाट इज Cp, इसमें R ऐड कर दो, तो F बाई 2R प्लस R। और व्हाट इज गामा, तो डिवाइड कर दो इसको, Cp बाय Cv। Cp क्या है, F बाई 2R में R कॉमन ले सकते हैं अपन, तो क्या बचा, 1 प्लस F बाई 2 डिवाइडेड बाय F बाई 2R। R से R कैंसिल आउट हो गया और गामा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो 2 बाय F, तो 1 प्लस 2 बाय F। ये एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आ जाता है। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा होगा गामा उतना ही कम होगा। एज डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज गामा डिक्रीजेज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से 3-4 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं केवल। एक CpCv वाला हो गया, एक डेल्टा H का हो गया, एक डेल्टा E का हो गया और एक गामा का हो गया। केवल 5 फॉर्मूले हैं आज के लेक्चर में से। इनको अलग से निकाल के पांचों को और एक लिस्ट बना लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो नेक्स्ट लेक्चर होगा एडियाबेटिक प्रोसेस पे डिपेंडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। क्लियर? थैंक यू, गुड बाय।